दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं सुनील चौरसिया आपके सामने नई क्लास लेके। तो देखिए हम पढ़ रहे थे वो विज्ञान के मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होते ही आप बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही घंटी का निशान आता है तो उसको दबाएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको वही है जो बताया था, जो भी डाउट होते हैं तो आप उसके माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जो 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। जो मैटर आपको मिला है देने की कोशिश कर रहा हूं, सोच रहा हूं कम समय में अच्छे से अच्छा आपको तैयारी करवाऊं, प्रिपरेशन करवाऊं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों हमें पता होगा कि संप्रदाय का अर्थ क्या होता है यहाँ स्कूल से। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पहला संप्रदाय पढ़ा था हमने। तो पहला संप्रदाय कौन सा था, पढ़ा था हमने संरचनावाद। और आपने देखा होगा कि संरचनावाद के माध्यम से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ी फीडबैक कर सकते हैं कि सबसे पहला यानी मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। तो हमने पढ़ा था कौन सा, संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है तो हम देखते हैं कि किसने दिया था। जब भी हम क्वेश्चन करें तो आपको तुरंत मन में याद, मेमोरी आपकी याद हो जाना चाहिए कि हम देखते हैं सर ने कौन सा नाम बताया था, तो विलियम वुंट बताया था। इसको सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो एडलर पढ़ा था, वेटफॉर्ड पढ़ा था और टिकनर पढ़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया, तो केवल और केवल संरचनावाद। यही पढ़ा था ना। और इसी संप्रदाय के माध्यम से हम देखते हैं विलियम वुंट ने, जो हम देखते हैं जर्मनी में कौन से नगर में, लीपजिग नगर में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इसीलिए इन्हें प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय, अब जिसे पढ़ते हैं प्रकारवाद के रूप में। कौन सा संप्रदाय दोस्तों, प्रकारवाद। ठीक है, प्रकारवाद अब ये दूसरा संप्रदाय है। तो देखिए जो हम पढ़ते हैं चेतना के बारे में, हम देखते हैं विलियम वुंट ने बताया था और हम देखते हैं विलियम जेम्स ने बताया था। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों के विचारों में, विलियम वुंट हुए और विलियम जेम्स हुए, इन दोनों के विचारों में मतभेद हुआ। तो हम देखते हैं इन्होंने अपने अपने पृथक संप्रदाय का निर्माण कर दिया था। तो विलियम वुंट जो हुए थे उन्होंने, हम देखते हैं संरचनावाद को दिया था। और इसके बाद में विलियम जो जेम्स हुए तो इन्होंने अपने विचारों को एक संप्रदाय के माध्यम से दिया था जिसे बोलते हैं प्रकारवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकारवाद की बात करेंगे। तो प्रकारवाद को देने वाले कौन हैं या कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकारवाद को दिया था। इसमें प्रवर्तक की बात करें, देने वाले की बात करें तो विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यही बन जाएगा कि प्रकारवाद को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, विलियम जेम्स। अब उसमें भी हमने पढ़ा था कि सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, इसमें भी पढ़ते हैं। जिसमें सहयोगी मनोवैज्ञानिक, उसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, तो उसमें हम देखते हैं सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन से पढ़े थे, एडलर, वेटफॉर्ड और टिकनर। अब इसकी जब भी बात करेंगे तो हम देखते हैं जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, एंजल, वुडवर्थ, कैटल। ठीक है, जॉन डीवी, वुडवर्थ, एंजल, कैटल और एक नाम और आ जाता है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। ठीक है, तो प्रकारवाद को देने वाले कौन थे, विलियम जेम्स। और प्रकारवाद के सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो जॉन डीवी को पढ़ेंगे, है ना। किसी बुक में देखोगे तो इस प्रकार से भी लिख देते हैं डीवी को, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो जॉन डीवी, एक ही चीज है। और हम देखते हैं एंजल हो गए, वुडवर्थ हो गए, कैटल हो गए और थॉर्नडाइक। तो जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि प्रकारवाद को किसने दिया था, तो विलियम जेम्स में। ठीक है, अब सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे तो जॉन डीवी हो जाएंगे, एंजल हो जाएंगे, वुडवर्थ हो जाएंगे, कैटल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि सहयोगी मनोवैज्ञानिक। अब देखिए
जब भी अगला क्वेश्चन आता है, संरचनावाद में हमने पढ़ा हुआ था कि संरचनावाद में किस पर अध्ययन किया गया था, तो उसमें विषय वस्तु किसको रखा गया था, चेतना। ठीक है, तो संरचनावाद में हम देखते हैं चेतना का अध्ययन किया गया था। और जो विलियम जेम्स हैं, तो इनके विचारों में जो भिन्नता थी, तो किस वजह से, वो चेतना को वरीयता देते थे, जबकि चेतना के माध्यम से हम देखते हैं कि चेतना का प्रभाव क्या होता है, तो हम देखते हैं चेतना के प्रभावों का अध्ययन पर महत्व देते थे। तो जब भी यदि बात होगी चेतना का अध्ययन किस संप्रदाय में किया जाता है, तो हम देखते हैं संरचनावाद में। और चेतना के प्रभावों की बात होगी तो प्रकारवाद में, जिसमें विषय वस्तु क्या हो जाएगी, चेतना की प्रभाव, चेतना का प्रभाव। ये आपकी विषय वस्तु हो जाएगी। ठीक है, चेतना का प्रभाव। तो हम देखते हैं प्रकारवाद में विषय वस्तु क्या थी, चेतना का प्रभाव, जबकि हम देखते हैं संरचनावाद में विषय वस्तु क्या थी, चेतना। और चेतना को हम पढ़ चुके हैं, चेतना क्या होती है, इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। अब चेतना तो विलियम जो जेम्स हुए, तो उन्होंने बताया था कि चेतना का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, प्राणी पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो चेतना के प्रभाव की बात करते हैं। अब देखना, चेतना की बात करते हैं तो चेतना हम पढ़ चुके हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को चेतना कहते हैं। अब जैसे ज्ञानेंद्रियां कौन है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। यानी किसी विषय वस्तु को देखने के बाद हम क्या रिएक्ट करते हैं, सुनने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं, या हम देखते हैं स्वाद लेने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं, और अनुभूति के बाद क्या रिएक्ट करते हैं, उसे कहेंगे चेतना का प्रभाव। या उसी के लिए एक शब्द आ जाता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके लिए एक शब्द आ जाता है प्रत्यक्षीकरण। तो कौन सा संप्रदाय है जो प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है, तो भी हम देखते हैं प्रकारवाद। अब प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी भी विषय वस्तु को देखकर उसकी पहचान करना, उसके बारे में व्याख्या करना। मान लीजिए हमें मार्कर लिए हुए हैं, ब्लू मार्कर की बात कर रहे हैं, तो ब्लू मार्कर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मार्कर को हम देखेंगे। अब देखेंगे तो हम देखते हैं कि देखने पर हम देखते हैं देखा, तो हम देखते हैं देखेंगे किसके माध्यम से, अपनी आई के माध्यम से, आंखों के माध्यम से। अब फिर देखकर हम देखते हैं, इसकी पहचान करेंगे कि ये विषय वस्तु है क्या, अब इसका कार्य क्या है। तो ये सब क्या हो जाएगा, चेतना का प्रभाव। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, किसी विषय वस्तु के बारे में देखना, पहचान करना और उसका वर्गीकरण करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखेंगे कि ये मार्कर है ना, और हम देखते हैं ब्लू कलर का है, और एक किसके काम आता है, लिखने के काम आता है। और हम देखते हैं इसकी वर्गीकरण हो जाएगा, इसका कार्य क्या है, लिखने के काम आता है। अब पहचान क्या है, मार्कर के रूप में, कलर क्या है इसका, ब्लू। तो हम देखते हैं कहला जाएगा प्रत्यक्षीकरण, किसी विषय वस्तु को देखना, पहचानना और उसके स्वरूप का वर्गीकरण करना, ये हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रकारवाद के देने वाले कौन थे, विलियम जेम्स। उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और हम देखते हैं इसके समर्थक कौन थे, ये सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, जॉन डीवी आ जाएगा, एंजल आ जाएगा, वुडवर्थ आ जाएगा, कैटल आ जाएगा, थॉर्नडाइक आ जाएगा। इसमें किस पर अध्ययन किया जाता है, तो चेतना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चेतना का प्रभाव क्या है, इससे हम रूबरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरा संप्रदाय है। अब इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं तीसरे संप्रदाय की। तीसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो आता है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। अब अगला हम संप्रदाय पढ़ेंगे व्यवहारवाद। ठीक है, तो व्यवहारवाद अभी आपने यूपी टेट में देखोगे, सी टेट में देखोगे, तो पिछली बार आपका यही क्वेश्चन आया था। अब पूछ लिया गया था उसमें कि थॉर्नडाइक हैं। अब 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, संरचनावादी हैं, प्रकारवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो हमने थॉर्नडाइक को किसमें पढ़ा, प्रकारवाद। तो थॉर्नडाइक क्या हो जाएंगे, प्रकारवादी। यानी ये जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े सब क्या हो जाएंगे, प्रकारवाद। अब व्यवहारवाद, अब व्यवहारवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यवहारवाद को देने वाले कौन थे, तो वाटसन, है ना। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक हुए वाटसन, या आप पुस्तक में देखोगे जेवी वाटसन, है ना। एसी को पूरा नाम बोल देते हैं जेवी वाटसन, या जॉन ग्राट्स वाटसन, उसको क्या बोल देते हैं, जेवी वाटसन।
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संप्रदाय, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तो जितने भी संप्रदाय हैं सब महत्वपूर्ण हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हम देखते हैं तीसरे संप्रदाय के रूप में हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। या प्रवर्तक कौन है? तो हम देखते हैं वाटसन। वाटसन का पूरा नाम तो जे बी वाटसन, ये इसी को बोल देते हैं जॉन विराट्स वाटसन। अब इनके सहयोगी जो मनोवैज्ञानिक थे, तो सहयोगी मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाएंगे स्किनर, ठीक है, पावलोव, स्किनर, पावलोव, है ना, हल और मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं व्यवहारवाद की बात करते हैं, तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? वाटसन, इन्हीं को बोल देते हैं जेबी वाटसन। और इसके समर्थक कौन रहे हैं? तो स्किनर हुए, पावलोव हुए, हल हुए, मैकडूगल हुए। अभी हम पढ़ेंगे अधिगम में, इनके बारे में पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, हल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें संवेग के बारे में पढ़ेंगे, तो संवेगों को अच्छी तरह से किसने बताया? मैकडूगल ने। इन चारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन इनका। अभी यहाँ बात हो रही है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे? वाटसन। और सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो हम देखते हैं स्किनर हो जाएंगे, पावलोव हो जाएंगे, हल हो जाएंगे और मैकडूगल हो जाएंगे। अब जिसमें मुख्य पॉइंट है, तो हम पॉइंट की तरफ आते हैं व्यवहारवाद में। अब देखिए, शुरू से हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और मनोविज्ञान में हम बात करते हैं, तो जब भी मनोविज्ञान की बात होगी, है ना, तो मनोविज्ञान में हम देखते हैं मुख्य रूप से दो चीजों पर वरीयता दी जाती है। मनोविज्ञान क्या है? तो हम देखते हैं दो शब्द जरूर आते हैं। अभी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, एक शब्द आएगा वातावरण और एक आएगा वंशक्रम। तो जब भी इसकी बात करेंगे, कोई भी प्राणी के विकास की बात करेंगे, तो हम देखते हैं दो शब्दों को पढ़ेंगे, एक होता है वंशक्रम और एक होता है वातावरण। अभी हम इसको शॉर्ट में केवल संप्रदाय के रूप में समझ रहे हैं, फिर इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे विस्तार से। किसके बारे में? वातावरण के बारे में और आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, तो जब भी यदि बात होगी कि प्राणी का विकास, प्राणी की बात करें, तो हम देखते हैं प्राणी की बात करते हैं, तो कुछ भी कोई भी प्राणी की बात कर लें, तो हम देखते हैं जब भी इसकी बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि प्राणी का विकास निर्भर करता है, तो हम देखते हैं वातावरण और वंशक्रम। अब वंशक्रम क्या होता है? जो हम देखते हैं वंशक्रम क्या होता है, जो हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से। उसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता, है ना। आनुवंशिकता क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का जाना, एक जनरेशन बाय जनरेशन हम देखते हैं, जो हम देखते हैं गुणों का ट्रांसफर होता है, गुणों का जाना होता है, वो सब क्या कहलाया जाता है? आनुवंशिकता। या उसी को क्या कह देते हैं? वंशक्रम, है ना। तो वंशक्रम जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और वातावरण क्या होता है? हम देखते हैं कि कोई भी बालक होता है, तो जन्म के समय उसमें हम देखते हैं जो टैलेंट होता है, तो क्या होता है? उसका वंश से आता है। लेकिन हम देखते हैं जन्म के बाद बच्चे को जिस प्रकार का बड़ा होने के लिए जो एनवायरनमेंट दिया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वातावरण क्रिएट किया जाता है, वो हम देखते हैं उसका वातावरण कहलाता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। तो कोई भी प्राणी है, यहाँ प्राणी की बात करते हैं, या हम देखते हैं पेड़ पौधों की बात करें, जिनमें भी जीवन है, तो उनका विकास किस पर निर्भर करता है? वंशक्रम और वातावरण। इसी प्रकार यदि कोई फसल की बात करते हैं, मान लो हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, तो गेहूं क्या है? रबी की फसल है। अब गेहूं की फसल हम उगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेहूं के लिए किसकी जरूरत होगी। मान लो हम अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, हम गेहूं की फसल बो रहे हैं, तो गेहूं के लिए हमें सबसे पहले जरूरत क्या होगी? गेहूं की। अब गेहूं क्या है? बीज है, और बीज क्या है? उसका वंश है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी कि अच्छी से अच्छे गेहूं का, क्योंकि गेहूं क्या है? वंशक्रम है, बीज है। अब मनोविज्ञान क्या कहता है कि बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यानी वंश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आनुवंशिकता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक उसके वंश की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम देखते हैं एक दूसरे की क्या होते हैं? हम देखते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हम देखते हैं गेहूं उसका वंश हो जाएगा, और गेहूं को हम देखते हैं बढ़ने के लिए, गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें जो समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, खरपतवारों का प्रयोग किया जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा,
तो हम देखते हैं निराई गुड़ाई का प्रयोग किया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा। मान लो हम गेहूं कितना भी अच्छा गेहूं क्यों ना बोझें खेत में रोपित कर दें, लेकिन हम देखते हैं कि समय समय पर हम देखते हैं जो 15 दिन में उसको पानी की जरूरत है, 20 दिन में पानी की जरूरत है, निराई गुड़ाई की जरूरत है, तो हम देखते हैं उसकी आवश्यकता पूरी नहीं की जाएगी और किसमें नहीं है, वातावरण में, तो हम देखते हैं कि गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कोई भी बालक है तो कितने भी अच्छे वंश में उसने जन्म दिया हो, लेकिन हम देखते हैं उसको एनवायरमेंट, बाद का एनवायरमेंट अच्छा नहीं दिया जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो देखिए ये तो भी जनरली बात, अभी इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं व्यवहारवाद की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान कोई भी प्राणी के विकास की बात करते हैं तो किस पर बल देता है, वंशक्रम और वातावरण दोनों पर। लेकिन जो व्यवहारवाद संप्रदाय है और देने वाले यानी प्रवर्तक कौन है, व्यवहारवाद को देने वाले वाटसन है। तो वाटसन की बात करते हैं, तो वाटसन की जब भी बात करेंगे तो इन्होंने क्या बताया है, अब मनोवैज्ञानिक जो वाटसन हुए हैं तो इन्होंने बताया है व्यवहारवाद के माध्यम से कि किसी भी प्राणी के विकास की बात करते हैं तो प्राणी का विकास किस पर और किस पर निर्भर है, तो इन्होंने बताया है केवल और केवल वातावरण। यानी किसको तवज्जो देते हैं ये प्राणी के विकास की बात में, हम देखते हैं केवल और केवल किस पर बात देते हैं, तो हम देखते हैं वातावरण पर। यानी इन्होंने यदि क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो व्यवहारवाद के प्रणेता जनक कौन है, तो वाटसन। इसके समर्थक कौन है, तो स्किनर, पावलोव, हल और मैक्डूगल। अब जब इसकी बात करेंगे कि व्यवहारवाद में बताया गया है, अब ऑप्शन आ जाएगा ए वातावरण और बी वंशक्रम, ठीक है, और सी ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज या कोई नहीं, है ना। इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब देखना व्यवहारवाद जो संप्रदाय है व्याख्या करता है, बताया गया है वातावरण के बारे में, वंशक्रम के बारे में, दोनों के बारे में कोई नहीं। तुमने क्या देखा, तुम देखते हैं केवल और केवल वातावरण। यानी इन्होंने जो वाटसन हुए हैं तो इन्होंने क्या बताया व्यवहारवाद के माध्यम से कि प्राणी का, कोई भी प्राणी है तो उसका विकास किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल वातावरण पर, ना कि वंशक्रम पर। तो जबकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं, वंशक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। लेकिन जब भी व्यवहारवाद की बात होगी, अब देखिए क्या होता है पढ़ने से, अब मान लो हमने संप्रदाय नहीं पढ़े हैं और क्वेश्चन आ जाए कि व्यवहारवाद संबंधित है वातावरण पर, वंशक्रम पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं है सभी, तो हम जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जाएगा तो सभी का लगभग यही जाएगा, अरे ये तो कोई भी बता दे, दोनों वातावरण पर भी और वंशक्रम पर भी। लेकिन दोस्तों एक बात बताएंगे कि यहाँ पे जब व्यवहारवाद की बात करेंगे तो वाटसन ने किसको प्रायोरिटी दी है, तो केवल और केवल वातावरण। और आपने पढ़ा होगा शुरू में मनोविज्ञान में एक कथन आता है कि किसने कहा है ना, जो थॉट हम पढ़ते हैं कि किसने कहा है कि कोई मुझे यदि एक बालक दे तो मैं उसको चोर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अभियंता कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात किसने कही है, कथन के माध्यम से वाटसन ने। क्यों कही है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्राणी का वंशक्रम कुछ भी हो लेकिन उसको वातावरण देकर, उसको हम देखते हैं वातावरण देकर उसको हम वातावरण के अनुसार उसको ढाल सकते हैं। वंशक्रम से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल वातावरण दो। तो इन्होंने इसी प्रकार से कहा है अपने थॉट में, यदि आप मुझे एक बालक दें, है ना, कुछ पुस्तकों में मिलेगा एक दर्जन बालक दें या एक बालक दें, तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, अभियंता, शिक्षक, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। हमें वंशक्रम से कुछ मतलब नहीं है कि उसके पिताजी आईएएस थे तो इसको आईएएस ही बनना है, हमें तो केवल वातावरण प्रदान करना है, तो वातावरण के जरिए उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी व्यवहारवाद की बात होगी तो किस पर बल दिया गया है, वातावरण पर, ना कि वंशक्रम या आनुवंशिकता पर। और इसीलिए आ जाए कि किसने कहा है ना, ये किसका कथन है, यदि आप मुझे एक प्राणी दें तो मैं उसे शिक्षक, अभियंता, इंजीनियर, है ना, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। और किसकी बात क्यों कहा है, क्योंकि प्राणी का व्यवहार किस पर निर्भर करता है, केवल और केवल हम देखते हैं वातावरण, ठीक है। तो तीसरा संप्रदाय हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसको खोज करके इसका आप नोट्स बना सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय। तो अगला संप्रदाय हम पढ़ेंगे समग्रवाद। ठीक है, समग्रवाद या इसी को बोल देते हैं गेस्टाल्टवाद।
तो अगला संप्रदाय हम पढ़ेंगे समग्रवाद, ये इसी को बोल देते हैं गेस्टाल्टवाद। ठीक है, समग्रवाद संप्रदाय या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। अब जो कि देखिए दोस्तों, हम गेस्टाल्टवाद को एक अलग उसके रूप में भी पढ़ेंगे, अलग चैप्टर के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल संप्रदाय की बात हो रही है, तो समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। कई बार आ जाता है आपका क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान में, कोई सी भी आप एग्जाम दो, आ जाता है गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट क्या है, किस भाषा का शब्द है ना। तो हम देखते हैं कि जो इस संप्रदाय को देने वाले हैं जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, तो सब कहाँ के थे, जर्मनी के। और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्राकृति या संपूर्ण। तो हम देखते हैं जब भी इसकी बात होगी तो संपूर्णता से, संपूर्णता इसका अर्थ होगा, ये समग्रवाद, ये संपूर्णवाद, ये इसी को बोल देते हैं गेस्टाल्टवाद। अब इसको देने वाले वैज्ञानिक थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, जर्मनी। अब इसको दिया किसने था, तो देने वाले थे, हम देखते हैं इसको देने वाले कौन थे, तो हम देखते हैं मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर, ठीक है, मैक्स वर्दाइमर आ जाए या वर्दीमर लिखा जाए, की चीज है। तो समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो मैक्स वर्दाइमर लिखेंगे। अब प्रवर्तक पूछ लें ये देने वाले कौन थे, तो मैक्स वर्दाइमर ही लिखेंगे। अब सहयोगी जो मनोवैज्ञानिक हुए, तो हम देखते हैं सहयोगी मनोवैज्ञानिक। तो सहयोगी की बात करें तो हम देखते हैं सहयोगी में आपके आ जाएंगे कोहलर, यानी का पूरा नाम होता है वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है, कर्ट कोपका, कभी कभी लेवन का भी नाम दे देते हैं, कर्ट लेवन, ठीक है। तो वुल्फगैंग कोहलर आ जाएगा, कर्ट कोपका आ जाएगा, कर्ट लेवन आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, सहयोगी मनोवैज्ञानिक। अब चाहे लेवन की बात करें, चाहे कोपका की बात करें, या कोहलर की बात करें, या मैक्स वर्दाइमर की बात करें, सभी कहां से हैं, जर्मनी से। तो गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि इन सभी को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के थे, तो इसीलिए इसको बोलते थे गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किस पर आधारित है, पूछ लेते हैं, कौन सा संप्रदाय समग्रवाद को समग्रवाद पर आधारित है, या कौन सा संप्रदाय है जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति पर ध्यान देता है, किसी को पूर्ण से या बोल देते हैं। समग्रवाद की बात करें, गेस्टाल्टवाद की बात करें, तो जाते हैं अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, तो पूर्ण से अंश की ओर बल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं चौथा संप्रदाय हमने कौन सा पढ़ा, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को देने वाले कौन थे, तो मैक्स वर्दाइमर, ठीक है। सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कोहलर हुए, कोपका हुए और लेवेन हुए। और हम देखते हैं गेस्टाल्टवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो जितने भी ये चार मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, जर्मनी के। तो गेस्टाल्ट को जर्मनी भाषा में क्या बोल देते हैं, समग्र, तो समग्रवाद बोल देते हैं। अब समग्रवाद किससे संबंधित है, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो इस सिद्धांत में कहां से कहां की ओर जाते हैं, तो पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। तो एक क्वेश्चन ही बन जाएगा कि समग्रवाद में अध्ययन किया जाता है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति का, अंश से पूर्ण की ओर, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो समग्रवाद का क्या होता है, संपूर्णता, यानी पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। तो ये हमारा चौथा संप्रदाय हो गया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एक अभी हम गेस्टाल्टवाद अलग से पढ़ेंगे जब हम अधिगम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एक संप्रदाय आता है मानवतावाद संप्रदाय, ठीक है, मानवतावाद संप्रदाय। अगला संप्रदाय है मानवतावाद। अब इसको देने वाले कौन थे, इसके देने वाले की बात करते हैं तो इसको किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने, ठीक है।
तो दोस्तों यदि आ जाए कि मानवतावाद को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे तो अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो थे। और इनके समर्थकों की बात करते हैं तो कार्ल रॉजर्स हुए, आलपोर्ट हुए। तो इनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे कौन कौन से, तो कार्ल रॉजर्स, ठीक है, कार्ल रॉजर्स हुए और एक हो जाएंगे आलपोर्ट। ये सहयोगी मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे, ठीक है। तो सरल से यदि क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि मानवतावाद को किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने, इसके सहयोगी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कार्ल रॉजर्स हुए, आलपोर्ट। या और थोड़ा जटिल कर देंगे तो पूछ देंगे निम्नलिखित में से, ये ऐसा क्वेश्चन बना देंगे, ए और बी दोनों और डी आ जाएगा, कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो हम देखते हैं, पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक मानवतावाद संप्रदाय से संबंधित है, कार्ल रॉजर्स, आलपोर्ट, दोनों, कोई नहीं। तो हम जैसे मान लो रट के जाएं अब्राहम मैस्लो तो गलत कर देंगे। तो अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक थे लेकिन सहयोगी के रूप में तो कार्ल रॉजर्स और आलपोर्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आप जाएंगे। अब देखिए इसको संप्रदाय में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे जब अभिप्रेरणा का चैप्टर पढ़ते हैं, मोटिवेशन को पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन को हम देखते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे आवश्यकताओं का सिद्धांत, या आवश्यकताओं से संबंधित वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो फिर नाम आएगा अब्राहम मैस्लो का। और संप्रदाय की बात करते हैं तो मानवतावाद। तो इन्होंने क्या किया था, मानवतावाद संप्रदाय में, अभिप्रेरणा में भी हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन में पढ़ेंगे, तो मानवतावाद संप्रदाय में जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, प्राणी की आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको वर्गीकृत कर दिया था। और वर्गीकरण किस प्रकार से दिया था, तो हम देखते हैं, इसको हम कर सकते हैं, डीप कर रहे हैं तो इसको आप नोट्स के रूप में ले सकते हो। अब इन्होंने क्या किया था, आवश्यकताओं से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने क्या किया था, मानवीय आवश्यकताओं को हम देखते हैं वर्गीकृत कर दिया था। उसी को कह देते हैं आवश्यकताओं का चढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो हम देखते हैं ये मान लो एक त्रिभुज है, तो इसका बेस हो गया, आधार हो गया, इसका टॉप हो गया, सिरा हो गया, है ना। तो जब भी हम जाते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, है ना, तो यहाँ आधार की बात हो रही है और यहाँ सिरे की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया था, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं तो उनको 5 वर्गों में बांट दिया था। मानवीय आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांट दिया था और इन्होंने बताया था कि कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, जब तक उसकी एक स्तर की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक कि दूसरे स्तर की आवश्यकता जन्म नहीं लेती है, इसे कहते हैं आवश्यकताओं के वर्गीकरण का सिद्धांत, है ना। तो आवश्यकताओं का वर्गीकरण आ जाए तो किसमें दिया है, कौन से संप्रदाय के माध्यम से किया गया है, तो मानवतावाद। और मानवतावाद के जनक कौन है, अब्राहम मैस्लो। तो आवश्यकताओं का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया होगा, अब्राहम मैस्लो। अब उन्होंने क्या किया था कि आवश्यकताएं हैं, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, तो उनको इस प्रकार से देखते हैं वर्गों में बांट दिया था। जैसे एक वर्ग हो गया ए, है ना, एक ए वर्ग हो गया, 2 हो गया, ठीक है, एक ए हो गया, 3 हो गया, एक ए हो गया, 4 हो गया और एक हो गया 5, ठीक है। तो सबसे पहले आधार की ओर, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनने शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। तो सबसे पहले देखिए इस सिद्धांत के माध्यम से, इस संप्रदाय के माध्यम से मनोवैज्ञानिक मास्लो ने क्या बताया है कि कोई भी प्राणी है जब तक उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो अगले स्तर की आवश्यकताओं की कल्पना नहीं करता है। जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो हम देखते हैं कि उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया था। जो जेल में, कारागार में बंद व्यक्ति थे, तो जो कई दिनों से भूखे थे, 15 दिन से भूखे थे, 7 दिन से भूखे थे, 10 दिन से भूखे थे, तो उन्होंने जब उस पर हम देखते हैं प्रैक्टिकल किया, जब उन पर शोध किया गया तो सभी से पूछा गया, जितने भी प्राणी थे कारागार में बंद, तो उनसे पूछा गया कि आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, आपको क्या चाहिए। तो सभी लोग एक ही विषय वस्तु को चिल्ला रहे थे, भूख भूख भूख। यानी
उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि कोई भी प्राणी है जब तक कि उसकी दैहिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कि अगले स्तर की आवश्यकता जन्म नहीं लेती। तो उन्होंने बताया था कि प्राणी यदि भूखा है तो हम देखते हैं उससे और कोई काम नहीं हो सकता सिवाय भूख के। उसे किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उसको अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि प्राणी की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? दैहिक आवश्यकता। और दैहिक यानी शारीरिक आवश्यकता मूल रूप से क्या होती है? भूख। आप भी सोच सकते हैं कि आप यदि भूखे हैं और आपको जंगल में खाना रखा है तो जंगल का राजा जो होता है शेर, तो उससे डर नहीं लगेगा। क्यों? हम वैसे ही भूख के मारे मर रहे हैं, तो शेर का सामना करके क्यों ना मर जाए। यानी सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता होती है क्या, उसमें किसको रखा गया है? शारीरिक आवश्यकता। अब शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? भूख, प्यास। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई यदि भूखा व्यक्ति है, यानी उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है, भूख प्यास कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो हम देखते हैं नहीं उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो अगले स्तर की आवश्यकताएं जन्म नहीं लेंगी। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी भूख यानी उसको भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो दूसरे स्तर की आवश्यकता जन्म लेती है, और वो क्या हो जाएगी? सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरे स्तर में इन्होंने किसको रखा है? सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से चढ़ता हुआ क्रम बनाया है, पहले शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा की आवश्यकता। तो जब तक प्राणी भूखा होता है तो उसे किसी का डर नहीं होता है कि हम यहाँ खतरे में हैं, खतरे से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही हमारी शारीरिक आवश्यकता कंप्लीट होती है, यानी हमें भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो फिर हमें लगता है कि हम जहाँ पे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। यानी हमें डर की आवश्यकता जन्म लेती है, तो हम देखते हैं हम सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। और हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं लड़कों की तुलना में लड़कियों की अधिक होती हैं। तो हम देखते हैं फिर हमें लगता है कि जिस जगह हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। यानी दूसरे स्तर की आवश्यकता क्या होती है? सुरक्षा की आवश्यकता। अब जब हम सुरक्षा की आवश्यकता हमारी कंप्लीट हो जाती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं, फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? समाज की आवश्यकता। ठीक है। अगले स्तर की आवश्यकता जन्म लेती है, और अगले स्तर की आवश्यकता क्या होती है? समाज की आवश्यकता, है ना। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और हम देखते हैं कि यदि हम रहने के लिए हमारे पास समाज नहीं है, यानी हम देखते हैं हम कहीं से भी बाहर से आते हैं, अपने देश में आते हैं, है ना, या अपने हम देखते हैं गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, तो हम देखते हैं हमें समाज की आवश्यकता होती है। समाज में क्या होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे सहपाठी होते हैं। तो जिस व्यक्ति के जितने अच्छे दोस्त होते हैं, जितने अच्छे, तो हम देखते हैं हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अच्छे समाज की। और समाज की आवश्यकता कब होगी? जब हम देखते हैं हम मिलनसार होते हैं, हमें लगता है अमुक व्यक्ति से हमारे संबंध कैसे है, तो हम देखते हैं मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी, और बिना समाज के उसको अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं कि जब हमारे मित्र नहीं होते हैं तो हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसे जिंदा रहने के लिए हम देखते हैं एक अच्छे समाज की आवश्यकता होती है। समाज में क्या होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो मनोवैज्ञानिक जो मैस्लो हैं, तो उन्होंने पहली आवश्यकता क्या बताई? शारीरिक आवश्यकता। यानी हमारी भूख प्यास कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें लगता है कि हम सुरक्षित है कि नहीं है। फिर हमारी सुरक्षा की आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें महसूस होता है कि हमें रहने के लिए समाज की आवश्यकता हो। अब हमें समाज भी मिल जाता है, यानी हमें मित्र भी मिल जाते हैं, तो फिर हमें क्या लगने लगता है? हमारे अगले स्तर की आवश्यकता जन्म लेती है, और हमें क्या लगने लगता है? क्यों ना जिस समाज में हम रहते हैं तो उस समाज के लोगों में हम एक दूसरे से प्रेम हो, मित्रवत हो। और जब हम देखते हैं कि मिलनसार होते हैं, हमारे मित्र बनते हैं, और हम देखते हैं एक दूसरे से प्रेम होता है, संबंध बनते हैं, तो फिर हमारी अगले स्तर की आवश्यकता जन्म ले लेती है। और हम क्या सोचते हैं? क्यों ना जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में सम्मान भी हमको मिले। यानी अगली आवश्यकता क्या हो जाती है? सम्मान की आवश्यकता। तो देखिए, हम समाज में सभी रहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमें समाज के लोगों के द्वारा हमें सम्मान मिले, ख्याति की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो। लेकिन सभी लोगों को तो सम्मान नहीं मिल सकता ना, सभी लोग तो रेस्पेक्टेड नहीं हो सकते ना। तो हम देखते हैं कोशिश तो सभी लोग करते हैं, सभी की इच्छा होती है कि समाज
उनका सम्मान करें, समाज में वो जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को गाइडेंस भी करें, गाइड करें, निर्देशन करें। यानी हम देखते हैं जब हम निर्देशन करेंगे समाज का नेतृत्व करेंगे तो हम देखते हैं हमें सम्मान की भावना झलकेगी। तो लेकिन सभी को सम्मान नहीं मिल पाता, तो हम देखते हैं सबसे पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर समाज, फिर सम्मान की आवश्यकता। तो कुछ लोग हम देखते हैं, बहुत कुछ लोग होते हैं जो सम्मान को प्राप्त कर पाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले स्तर की आवश्यकता जो उन्होंने 5वीं आवश्यकता बताई है, उन्होंने उसको नाम दिया है आत्मानुभूति की आवश्यकता। आत्मानुभूति की आवश्यकता। अब देखिए एक बार और देखें तो हम देखते हैं कि जो हमने 5 स्तर की आवश्यकताएं पढ़ी, इसी को कहते हैं आवश्यकताओं का चढ़ता हुआ क्रम, यानी आधार से सिरे की ओर जाते हैं। तो पहली एक तो क्रम देख लीजिए, क्रम यदि पूछते हैं तो पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा संबंधी, फिर समाज संबंधी, फिर सम्मान संबंधी, फिर आत्मानुभूति संबंधी। अब आत्मानुभूति क्या कहलाती है? ये जो आवश्यकता होती है तो बहुत ही बिरले लोग होते हैं, 1% से भी कम लोग होते हैं जो इस स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। आत्मानुभूति क्या है? मान लो हम आते हैं, जन्म लेते हैं, इसके बाद हमें अपने क्रियाकलापों को करने के लिए हमें एनवायरनमेंट मिलता है, किसी को उचित मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है। फिर हम जो जीवन में सोचते हैं, है ना, कि हम एक डॉक्टर बन के एक समाज के लिए काम करेंगे, या हम देखते हैं आर्मी में जॉब करके हम समाज के लिए कार्य करेंगे, या फिर हम देखते हैं देश के लिए कार्य करेंगे। तो जिस प्रकार की यानी जो हम सोचते हैं, जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त करना। जैसे हम सभी की आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिस प्रकार का सोचते हैं उसी प्रकार से हम देखते हैं अपने आप को, अपने जब चरम पे जाते हैं तो उसी प्रकार का उनको जो हमने सोचा था, जो अपने लक्ष्य को बनाया था, उसी लक्ष्य को अर्जित कर पाते हैं। तो कहलाती है आत्मानुभूति की आवश्यकता। जैसे हम सोचें कि हमने प्रारंभ में सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे और सफल डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर में समाज की सेवा करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। अब व्यक्ति पैसे तो बहुत कमा लेता है लेकिन वो पद प्राप्त नहीं कर पाता जो कभी उसने सोचा था, यानी वो होती है आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो जिस पद के लिए कभी अपने कल्पना की थी, कोई लक्ष्य निर्धारित किया था, तो उस पद तक पहुंचना। तो मनोवैज्ञानिक मैस्लो कहते हैं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस स्तर तक पहुंचते हैं, जो उन्होंने सोचा था उस पद को प्राप्त करना, वो कहलाती है आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो देखना मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो शुरू की जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, यानी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, ये हम देखते हैं ये बहुत से मनुष्य होते हैं, यानी बहुत से मनुष्यों की बात करते हैं, यानी 50% जो लगभग मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, तो इस स्तर तक आने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप को सामंजस्य बिठा लेते हैं। यानी वो लग लेते हैं कि जिंदगी कट जाएगी, थोड़ी देर के लिए हम टीचर बन गए, वर्ग 3 की आप तैयारी कर रहे हो, तो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो हम देखते हैं कि टीचर बनने के बाद, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षक बनने के बाद वो अपने आप को सोच लेते हैं कि आराम से हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, हम सुरक्षित भी हैं, अच्छे समाज भी मिल रहे हैं, यानी अपने आप को सीमित कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कुछ टीचर बनने के बाद भी हम देखते हैं अगली तैयारियों में लगे रहते हैं कि अब ये करना है, वो करना है, तो हम देखते हैं इस स्तर की हो जाएगी, इस स्तर की। तो बहुत से लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि यहाँ तक अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो जब भी यहाँ बात करेंगे, मानवतावाद की बात करेंगे, तो मानवतावाद को किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इसके प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। और समर्थक की बात करेंगे, सहयोगी मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? तुमने पढ़ा हुआ है, कार्ल रोजर्स की बात करेंगे, आलपोर्ट की बात करेंगे, है ना। क्या दिया था? तो इन्होंने आवश्यकताओं के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। ये मानवतावाद की जनक कौन है? तो ये भी। अब कौन कौन सी आवश्यकताओं के बारे में बताया था? तो शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब ये थे हमारे संप्रदाय। तो संप्रदाय हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार थोड़ा पुनरावृत्ति कर लें 1 मिनट के लिए फीडबैक। तो हमने सबसे पहला संप्रदाय कौन सा पढ़ा था? संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन पढ़े हमने? विलियम वुंट पढ़े। इसके बाद हमने दूसरा संप्रदाय कौन सा पढ़ा था? प्रकारवाद पढ़ा था। प्रकारवाद को किसने दिया था? तो विलियम जेम्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? तो व्यवहारवाद को पढ़ा था। अब व्यवहारवाद को देने वाले कौन थे?
तो वाटसन हो जाएंगे, डेली वाटसन हो जाएंगे। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, समग्रवाद पढ़ा था, गेस्टाल्टवाद पढ़ा था, तो उसको देने वाले कौन थे, मनोवैज्ञानिक, तो उसकी बात करते हैं तो मैक्स वर्धाइमर हो जाएंगे। अब अगला कौन सा पढ़ा था, मानवतावाद, तो मानवतावाद के जनक कौन हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने संप्रदाय पढ़ा है। इससे आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो कोशिश करना है इसको पहले अच्छी तरह से हम पढ़ें, समझें। कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लास भी आपकी बहुत पसंद आएगी, और जो भी आपके डाउट हों तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप कमेंट्स कर सकते हैं और उस पर डिस्कस होगा। मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट्स करोगे, और कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी, मान लो आपने शुरू में जो कहा था कि आपके थ्रू हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हमें विश्वास है कि आप 2-3 क्लासें ये आप पढ़ोगे और आपको लगने लगेगा कि सर अब हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हमारे चैनल की है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जैसे ही आपका हमारा वीडियो आता है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।